एक वक्त था जब काफी सारे लोगों को दाऊद इब्राहिम से हमदर्दी थी। आज भी है। 26 दिसंबर वाले कहानी पर खूब कमेंट आए। मेरे लिए नहीं, क्रिमिनल दाऊद के लिए, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। कुछ वैसा ही क्रेज अब लोगों के बीच एक नए क्रिमिनल के लिए है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लोग दीवाने हैं उसके। हालांकि जेल में बंद कैदियों से कैसी हमदर्दी। अब इसके बारे में तो वो लोग ही बताएंगे जो कमेंट करते हैं। बाकी मेरी हमदर्दी तो पाकिस्तान के जेल में बंद उन कैदियों से है जिन्होंने जेल के 56 ईंटों की दीवार में सुराख करके जेल ब्रेक कर दिया। वो कैदी जिन्होंने जन गण मन की गूंज से पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। अब भले ही वो पाकिस्तान के लिए कैदी रहे हों, लेकिन मेरे लिए वो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और हमेशा हीरो ही रहेंगे। आज कहानी भारत के उन जाबाजों की है जिन्होंने पाकिस्तान के जेल में पाकिस्तानियों को बॉलीवुड का गाना सुनाकर चकमा दिया और उनके आंखों के सामने उनके जेल को धुआं धुआं करके फरार हो गए। 25 दिसंबर 1971 लाहौर के आसमान में हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र सिंह जाफा का फाइटर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। तभी उनके हेडफोन में एक आवाज गूंजने लगी, रेड वन यू आर ऑन फायर। स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा के हेडफोन में आने वाली ये आवाज उनके साथी पायलट की थी। ठीक उसी वक्त एक और पायलट मोहन भी चीखे, बेल आउट रेड वन, बेल आउट। इसी बीच अचानक से एक चीखती हुई आवाज और आई, जेप सर यू आर ऑन फायर, गेट आउट, फॉर गॉड्स सेक बेल आउट नाउ। जाफा ने भी देखा कि उनके फाइटर प्लेन सुखोई में आग की लपटें कॉकपिट तक पहुंच गई थी और सारे कंट्रोल फेल हो चुके थे। इसलिए ना चाहते हुए भी पायलट जाफा ने सीट एजेक्शन बटन को दबा दिया, जिसके बाद वो एक झटके में ऊपर की ओर हवा में फेंक दिए गए और फिर पैराशूट खुलते ही नीचे पाकिस्तान की धरती पर उतरने लगे। हमारे हीरो जो देश की रक्षा करते हुए एक्सीडेंटली पाकिस्तान में जा फंसे, उनके जमीन पर गिरते ही पाकिस्तानी आवामों की हुजूम नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा के पास पहुंच गए और बेवजह ही उन्हें पीटना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि आखिर वो आदमी कौन है। उनके लिए एक भारतीय शायद उनका दुश्मन ही था, जैसे वो पाकिस्तानी न सिर्फ पीट रहे थे बल्कि लूट भी रहे थे। पाकिस्तानी गांव वालों की भीड़ में से कुछ लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, तो कोई उनकी घड़ी छीनने लगा, तो किसी ने सिगरेट के लाइटर पर ही हाथ साफ कर लिया। यहाँ तक कि उन पाकिस्तानियों ने हमारे पायलट के दस्ताने, मफलर और जूते भी नहीं छोड़े, तो उनके बटुआ में रखा पैसा कहाँ छोड़ते। इसी बीच कुछ पाकिस्तानी सैनिक जाफा की तरफ बढ़े और उन्हें भीड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। भीड़ पर काबू पाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के एक लंबे चौड़े अफसर ने जाफा से पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? इस पर जाफा ने जवाब दिया, मेरे पास एक रिवॉल्वर थी, भीड़ ने वो छीन लिया, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अफसर ने फिर पूछा, क्या वो जख्मी है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पा रहा हूं, शायद मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इसके बाद उन सैनिकों ने धीरेन्द्र जाफा को आर्मी कैंप में पहुंचाया, जहां उनकी कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उनसे सवाल जवाब होते रहे। उन्हें पाकिस्तान में ऐसी जगह पे कैद में रखा गया था कि अगर उन्हें टॉयलेट भी जाना होता था तो उनके सिर पर तकिए का गिलाफ लगा दिया जाता था, ताकि वो इधर उधर क्या चल रहा है या कहाँ से वो गुजर रहे हैं वो कुछ भी देख नहीं सके। फिर आगे उन्हें उसी बिल्डिंग के एक दूसरे हिस्से में ले जाया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें कई सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन एक कमरे में घुसते ही वो सारी आवाज़ें अचानक से बंद हो गई। तभी एक आदमी तेजी से उसके ओर बढ़ा और जेप सर कहते हुए जाफा को गले लगा लिया, बिना ये सोचे कि उनकी पीठ पर प्लास्टर लगा है। जाफा दर्द से करा है, लेकिन उन्होंने गले लगाने वाले की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स का ही एक दूसरा ऑफिसर दिलीप पारुलकर थे। लेकिन पारुलकर वहां अकेले नहीं थे,
वहां पर और भी भारतीय युद्धबंदी थे। जाफा, जो अब तक इतने दर्द सहने के बाद भी रोए नहीं, उनकी आंखों में अपने साथियों को इस तरह देखकर आंसू आ गए। उस दिन उस कमरे में विंग कमांडर बनी कोहेल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह और लगभग ऐसे 10 युद्धबंदी थे जो एयरफोर्स से जुड़े हुए थे, भारतीय एयरफोर्स से जुड़े हुए थे, जो हमारी रक्षा करते हैं। जाफा के वहां पहुंचने के बाद एक और आदमी अंदर आया और वो था पाकिस्तान के उस जेल का इंचार्ज, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ, जो भारतीय सैनिक को उस दिन क्रिसमस का केक खिलाने पहुंचे थे, क्रिसमस की बधाई देने पहुंचे थे। हालांकि उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी ये किसी को पता नहीं था, लेकिन सभी भारतीय सैनिक में से सबसे सीनियर बनी कोहेल ने कहा कि उन्हें अपने शहीद हुए साथियों के लिए मौन रखना है और फिर उनके सम्मान में राष्ट्रगान गाना है। और फिर मौन भरे सन्नाटे के बाद उस दिन पाकिस्तान के जेल में भारतीय राष्ट्रगान ऐसे गूंजा कि सभी भारतीय सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पाकिस्तान के जेल में बंद ये सैनिक कोई अपराधी नहीं थे, युद्धबंदी थे। उन्हें युद्ध के बाद 2 राष्ट्रों के कानून के मुताबिक वापस लौटाना था, लेकिन 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद भी इनके भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। वैसे लेफ्टिनेंट पारुलकर ने तो ये पहले ही अपने साथियों से वादा किया था कि वो अगर कभी भी पाकिस्तान में फंसे तो जेल से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर दिनेंद्र सिंह जाफा के साथ मिलकर उन्होंने जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। प्लान ये था कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के रोजगार दफ्तर के अहाते खुलेगा, यानी कि उसके आसपास। और उसके बाद 6 फुट की दीवार को फलांग कर वो माल रोड पर कदम रखेंगे, यानी कि जेल से बाहर। फिर प्लान के मुताबिक इलेक्ट्रीशियन का स्क्रू ड्राइवर और धारदार औजार जुटाए गए जिससे कि दीवार कुरेदा जाए। हर रोज रात के 10 बजे के बाद पारुलकर और उनके साथी प्लास्टर खोदने लगते थे। जब कोई आस पास आता उस सेल के तो इस बीच ट्रांजिस्टर की वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के जेल में कैदियों को रेडियो भी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल जिनेवा संधि के मुताबिक इस तरह के फायदे सिर्फ युद्धबंदी को मिलते थे। इसी बीच पारुलकर को पता चला कि एक पाकिस्तानी गार्ड है औरंगजेब, जो वहां पर दर्जी का भी काम करता है। फिर उन्होंने औरंगजेब से जान पहचान बढ़ाई और कहा कि भाई हमें भारत में पठानी सूट नहीं मिलते हैं, यानी वो बड़े बड़े पठानी कुर्ते होते हैं ना, उसके बारे में वो कहते हैं। और वो उनसे ये भी कहते हैं क्या आप हमारे लिए वो कुर्ते सिल देंगे। औरंगजेब ने बड़ी खुशी के साथ सभी भारतीय सैनिक के लिए सूट सिल दिए और मेहनताना के रूप में भारतीय सैनिक को कहा कि मैंने सिल तो दिया है, लेकिन बदले में तुम मुझे अपने यहाँ के फिल्मों के, बॉलीवुड के गाने सुनाओ। कहते हैं इसके बाद सैनिक ने उन्हें गाने भी सुनाए थे, क्योंकि औरंगजेब को तो ये पता नहीं था कि ये सभी चीज़ जो चल रहा है और वो जो पाकिस्तानी गार्ड से पठानी सूट मांग रहे हैं वो यादगार के रूप में नहीं, बल्कि जेल के बाद जब उन्हें भेष बदलना पड़ेगा उसके लिए वो पाकिस्तानी कपड़े ले रहे हैं, ताकि बाहर पाकिस्तानी आवाम को ये पता न चले कि ये जेल से भागे हुए कोई कैदी है। उन्हें सभी भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कोई नागरिक ही लगी और इसलिए ये पूरा प्लान बनाया गया था और उनका ये प्लान कामयाब भी हुआ, उन्हें कुर्ता मिल गया था। ये सब कुछ होते हुए लगभग 8 महीने गुजर गए और 14 अगस्त की रात आ गई, यानी जब पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। सभी गार्ड जेल के अंदर भी जश्न में मशगूल थे। तभी भारतीय जाबाजों ने अपने प्लान को अंजाम दिया। 56 ईंटों की दीवार के प्लास्टर की आखिरी परत को तोड़ा गया और सभी वहां से निकलकर जेल की दीवार फांद लेते हैं। पाकिस्तानी जेल से भारतीय कैदी के भागने से मानो मौसम ने भी करवट लेनी शुरू कर दी और तेज तूफान शुरू हो गया। धूल भरी आंधी और बारिश के बीच माल रोड की भीड़ में वो शामिल हो गए। कहते हैं कि उस रात सिनेमा घर से एक भीड़ निकली थी, उसी में वो शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जेल को भेद चुके हैं। भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के चंगुल से आज़ाद हो चुके थे, पाकिस्तान की धरती पर खुले घूम रहे थे। लेकिन उनमें से कोई भी इस्लाम धर्म से अच्छे से वाकिफ नहीं थे, उन्हें नमाज पढ़ना भी नहीं आता था।
इसलिए वो तय करते हैं कि वो क्रिश्चियन नाम रख लेंगे अपना, खुद को एक ईसाई दिखाएंगे, क्योंकि वो सभी ईसाई स्कूल में पढ़े थे, जिस वजह से उन्हें ईसाई धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इसके बाद वो बस लेकर वहाँ से पाकिस्तान से पेशावर पहुँच जाते हैं, रावलपिंडी से, और उसके बाद भटकते हुए ना जाने कैसे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जहां आखिर में पहुंचते हैं वहां लिखा होता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर वो इस असमंजस में फंस जाते हैं कि यहाँ से वो अफगानिस्तान निकल जाए जो कि नज़दीक है, या फिर पाकिस्तान से होते हुए दोबारा इंडिया की तरफ बढ़ें। वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि इसी बीच पाकिस्तानी पुलिस की नज़र उन पर पड़ जाती है। लेकिन अभी तक उन पुलिस वालों को भी ये पता नहीं था कि ये वही भारतीय सैनिक है जो जेल से भागे हैं। लेकिन उनका बिहेवियर देखकर, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे, इससे उन पुलिस वालों को शक होने लगा। वो कहते हैं कि शुरू में उन्हें बंगाली भी समझते हैं, लेकिन इसी बीच जब बातचीत होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि उनको उस पर शक हो रहा है, तो अब वो उन्हें यहाँ से जेल ले जाएंगे। वहीं जाकर पता किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान से हैं या फिर पाकिस्तान के हैं या फिर ये भारत से भाग कर यहाँ आए हैं, कहाँ से हैं ये। इसी बीच दिलीप पारुलकर उस पुलिस वाले से कहते हैं कि अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से मेरी बात कर पाओ। वही उस्मान जो जेल में केक लेकर आए थे, क्रिसमस की बधाई देने आए थे, रावलपिंडी जेल के जेलर। तो पुलिस वाले ने उनकी बात करवा दी। इसके बाद वहां से फरमान आया और पुलिस वाले को कहा गया कि इन तीनों को तुरंत ही वहां से रावलपिंडी जेल वापस भेज दिया जाए, एकदम सही सलामत, उनके साथ कुछ भी न किया जाए। अब पुलिस वाले को तो उस्मान ने यह बात कही कि उन्हें कुछ न किया जाए, लेकिन रावलपिंडी जेल के अंदर भूकंप मच गया था। वहां पर जो गार्ड्स थे वो काफी गुस्साए हुए थे। जब ये पायलट्स वहां पर वापस पहुंचे तो उसी वक्त एक गुस्साए हुए गार्ड ने कहा कि ये सब प्लान जाफा का ही है, उसे इसी दीवार में फंसाकर गोली मार दो ताकि सबको समझ आ जाए कि जेल से भागने का अंजाम क्या होता है। अब वो गुस्से में ये कह तो रहे थे, लेकिन असल में वो युद्धबंदी के साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। आगे वहां से उन सभी युद्धबंदियों को लायलपुर जेल में ले जाया गया, जहां सिर्फ एयरफोर्स के ही पायलट नहीं बल्कि भारतीय थल सेना के भी युद्धबंदी वहां पे उस जेल में मौजूद थे। एक दिन अचानक से वहां पाकिस्तान के उस जेल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंच गए। उन्होंने वहां पर भाषण भी दिया और भारतीय सैनिक से कहने लगे, आपकी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं है, वो आपको वापस लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। मैंने अपनी तरफ से आपको छोड़ देने का फैसला किया है, आपको सुरक्षित वापस भारत भेज रहा हूं। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वहां पर जेल के अंदर भारतीय सैनिक के दिमाग में भारत के खिलाफ ही बातें भरने की कोशिश की। अब ये सच था या पाकिस्तानी हुकूमत की कोई साजिश, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन इसका कुछ असर भारतीय सैनिक पर होने लगा। भारतीय सरकार के बारे में ये सोचकर उनका मन दुखी होने लगा कि क्या सच में उनकी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की उनको वापस लाने की। हालांकि यही सोचते हुए कुछ वक्त और निकला और फिर 1 दिसंबर 1972 को सारे युद्धबंदियों को वापस बाघा बॉर्डर पर ले आया गया, जहां से बॉर्डर पार कर उन्होंने पाकिस्तान से अपने सरजमी पर पांव रखा और अपने मिट्टी पर रखे पहले कदम के साथ ही सरकार को लेकर जो उनका गुस्सा था वो खत्म होने लगा, क्योंकि बॉर्डर पर हजारों भारतीय लोगों की भीड़ मौजूद थी जो अपने देश के रक्षक को देखने आए थे, अपने हीरो को देखने आए थे, उनके नाम का जय जयकार कर रहे थे, उनको माला पहना रहे थे। स्वागत का ये कारवा सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं था हीरो के लिए, बल्कि अगले 22 किलोमीटर यानी अमृतसर तक जगह जगह पर यही दृश्य देखने को मिल रहा था। क्या नजारा रहा होगा ना, काश उस वक्त मैं भी वहां होता, अपने देश के हीरो को वहां अपनी आंखों से देखता। वो हीरो जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आजकल लोग फैन किसके बन रहे हैं? डॉन और गैंगस्टर को, जो हमारे ही देश के अंदर रहकर देश को तोड़ने का काम करते हैं, अपराध फैलाते हैं। बुरा लगता है कमेंट देखकर, जब अपराधियों के अपराध को सपोर्ट करते हैं लोग, अपराधियों को किंग बताते हैं, अपराधियों को भाई बताते हैं, अपराधियों को देशभक्त बताते हैं। इसलिए आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई ताकि आप सच्चे हीरो को देख पाए, समझ पाए कि एक सच्चा देशभक्त
कैसा होता है, क्योंकि जेल के अंदर हमारे देश में भी कई कैदी बंद हैं और जेल के अंदर ये भी बंद थे पाकिस्तान में, दूसरे देश में, लेकिन ये असली देशभक्त थे जो अपने देश के लिए वहाँ पर थे, ना कि अपराध फैलाने के लिए। और यही है हमारे असली हीरो जो हमारे देश को एक रखते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हालांकि मुझे ये भी पता है कि आज की कहानी को आप में से कई लोग इग्नोर कर देंगे, उसे ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, मांगे मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझेंगे। अपराध की कहानी जो मैं आपको सुनाता हूँ वो अपराधियों को हीरो बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि समाज के बुराइयों को आप समझ सके और उससे दूर रहें, उससे बचने के तरीकों के बारे में सोचें, ना कि उनके फैन बने। बाकी अपना बेहतर आप खुद ही चुनेंगे, कोई और आपको नहीं बताएगा। बाकी जाते जाते अब यही कहूँगा, अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, अगर आप इन्हें हीरो मानते हैं तो आज की कहानी काफ़ी दूर तक पहुंचाइएगा, सबको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा ये परिवार और भी बड़ा हो। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं मिलता रहूँगा अपनी कहानियों के साथ हर रात 8 बजे और लाइव पे भी कभी कभी दिन के 2 बजे, जिसके बारे में मैं जानकारी दे दिया करूँगा। बाकी आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बातचीत कीजिए, वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा। मैं फिर मिलूंगा किसी और सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।